Over episode number 3 is about let's inspire each other. हर इंसान में एक स्पार्क होता है, एक इंस्पायरेशन होती है उसके अंदर जिसको वो दूसरों तक लेकर जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान में वो इंस्पायरेशन नहीं होती, हर इंसान में कहीं ना कहीं वो इंस्पायरेशन होती है, लेकिन बस हमें उसको ढूंढने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग उसको ढूंढ लेते हैं और कुछ लोगों को अभी स्ट्रगल करनी पड़ती है उसको ढूंढने के लिए। आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो एक इंस्पायरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हिज नेम इज काशिफ अली शाह। सर, आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ इंसाइटफुल मेंटोर। आपका इंट्रोडक्शन लेने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपका देना चाहूँगी। काशिफ अली शाह इज अ यंग मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर एंड काउंसलर एंड एज वेल साइकोलॉजिस्ट टू। काशिफ अली शाह की एक अपनी फाउंडेशन है और वो एक यंग जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी को सर्व कर रहे हैं। सर, आप मुझे सुन सकते हैं इस टाइम? जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सर, हमें बताइएगा कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? हर इंसान का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आपने कैसे सोचा इस साइड पे आने के लिए और आपने जर्नी कैसे स्टार्ट? हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई चेंजिंग पॉइंट ज़रूर आता है, क्योंकि हमारा खुदा फरमाता है कि मैंने किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को बेवजह पैदा नहीं किया। हर चीज़ की पैदाइश के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो एक टाइम था कि जब मुझे अल्फाजों की ज़रूरत थी, एक टाइम था कि जब मुझे थपकी की ज़रूरत थी, जब मुझे दिलासे की ज़रूरत थी। तो उस टाइम जिस दर्द से हम गुजरे, तो मुझे लगता था कि उस दर्द से जो लोग दूसरे गुजरे हैं उनको किसी न किसी के दिलासे की ज़रूरत होगी। आज हमारे माशरे में तसल्ली देने वाला, उम्मीद देने वाला बहुत कम आपको मिलेगा। हाँ, आज हमारे माशरे में आपको लेग पुलिंग करने वाला या हमारे माशरे में आपको नाउम्मीदी फैलाने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल, जैसे अभी कोरोना की वबा चल रही है, तो इस तरह जो नाउम्मीदी की ये भी एक वबा है जो बहुत अरसे से फैली हुई है, जो एक से दूसरे को लग जाती है। तो वो एक मेरी लाइफ का पॉइंट था, वो एक मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जब मैं तकलीफ में था या जब मैं टूटा हुआ था। तो मेरी अल्लाह से यही दुआ थी कि अगर मैं इस चीज़ से रिकवर कर जाता हूँ तो मैं अपनी सारी लाइफ उन लोगों के लिए वक्त करूँगा कि जिनको किसी के दिलासे की ज़रूरत होगी। सर, जैसे आपने कहा कि आपकी ज़िंदगी में एक पॉइंट आया था जब आपको फील हुआ, तो हर इंसान की ज़िंदगी में एक फेलिंग पॉइंट होता है जब उसको फील होता है। तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? आपने उसको अपग्रेड कैसे किया? राइज अप कैसे हुए उस चीज़ पे? देखिए, इंसान किसी ना किसी चीज़ के खोने की वजह से, ज़्यादातर 99.9% हम डिप्रेस होते हैं किसी ना किसी चीज़ के खोने की वजह से। हम एंग्जाइटी में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की नफ़साती बीमारियों में चले जाते हैं। जब हम एक्सेप्ट नहीं करते, जब हम कबूल नहीं करते, ठीक है, तो हम बीमारियों में चले जाते हैं, एक ऐसी ज़हनी कैफियत में चले जाते हैं जहाँ पे मौसम ख़ज़ा हो या बहार, हम पे उसका कोई असर नहीं होता। हम एक ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं। तो मुझे उस सिचुएशन से जो बाहर निकालने वाली चीज़ थी, वो सिर्फ़ चंद अल्फाज थे। मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस दुनिया में जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज़ होता है ना, वो आपको किसी ऐसी चीज़ के पीछे लगा देता है जो कभी आपकी थी नहीं, जो कभी आपकी बननी ही नहीं, जो कभी आपके काबिल नहीं थी। और जब मेरा खुदा किसी बंदे से राज़ी होता है ना, तो वो उसकी ज़िंदगी से गंद कूड़ा निकाल देता है, वो ऐसी चीज़ों को निकाल देता है उसके काबिल नहीं थी। तो मुझे लगता है कि इसके बाद रोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हर मुसलमान का, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं, ये एक बहुत हमारे लिए सादत की बात है, बहुत बड़ी सादत की बात है। तो हमारा इस चीज़ पे ईमान होना चाहिए कि अल्लाह जो करता है। सर, जैसे आपने कहा, इसी तरह से हर इंसान को किसी ना किसी इंस्पायरेशन की जरूरत होती है। जैसे एक कोट आपके लिए वो एक इंस्पायरेशन बन गया, तो इसके अलावा एज अ पर्सनैलिटी आपकी कौन इंस्पायरेशन है जिसको देख के आपने सीखा, आपने हिम्मत पकड़ी कि जैसा भी वक्त आएगा मैंने उसमें से गुजरना है, मैंने एक चेंज लेकर आना है, और वो चेंज आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में आप लेकर है अपने ज़ात के बाद? वो कौन है ऐसा इंसान आपकी लाइफ? बिल्कुल हीरा, एक इंसान की आइडियल पर्सनैलिटी होती है, लेकिन मैं अपनी आइडियल पर्सनैलिटी से कभी मिल नहीं पाया, ठीक है, फेस टू फेस कभी मिल नहीं पाया, कभी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, उनकी ज़िंदगी को पढ़ा, उनकी ज़िंदगी से सीखा, और मेरी आइडियल पर्सनैलिटी हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, और उनसे बड़ी आइडियल पर्सनैलिटी दुनिया में ना कोई आई है और ना ही कोई आएगी।
बेशक बेशक ऐसा ही है, बट आई बिलीव दैट कि हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी ही उसकी इंस्पायरेशन होती है, और वो प्रॉफिट्स आर डेफिनेटली ओवर इंस्पायरेशन, लेकिन हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी उसकी इंस्पायरेशन होती है, क्योंकि हम अपनी पास्ट की गलतियों से जितना कुछ सीखते हैं, हम वो चीज किसी और के कहने से या किसी और के बिल्कुल। बताने से। अच्छा बिल्कुल। सर, इसके साथ आप मुझे एक और बात बताएं कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट होती है, उसकी फैमिली, फ्रेंड्स या कोई भी ऐसा पर्सन। तो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सपोर्ट क्या था? आपका सपोर्ट सिस्टम क्या था जो आपको एक मुश्किल वक्त से आज एक मोटिवेशनल स्पीकर में कन्वर्ट कर दिया? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो मेरी सपोर्ट थी वो तो मेरी जो ठोकरें थी वही थी, क्योंकि दुनिया में दो ही बंदे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, दूसरा जिन्होंने कम उम्र में छोटी एज में ज़्यादा ठोकरें खा ली होती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जो चोटें थी वही सबसे बड़ी मेरी इंस्पिरेशन थी, और दूसरा मुझे बहुत ज़्यादा मुखलिस दोस्त मिले और बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मिले जो मेरी मोटिवेशन थे। ठीक। और मेरे सर आप जी जी सर, और आप यहाँ नेगेटिव कमेंट्स को या दूसरों की नेगेटिविटी को किस तरह से फेस करते हैं? ऐसा क्या चीज है, हर इंसान की लाइफ में नेगेटिविटी होती है, वो चाहे टॉप पे हो चाहे डाउन पे हो, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे लोग जरूर हमारे इर्द होते हैं जो हमें हर वक्त नेगेटिव कमेंट्स दे रहे होते हैं। वो हमारे बेशक फैंस फॉलोअर्स में से कोई हो, हमारी सोशल गैदरिंग में से कोई हो, हमारी फैमिली में से कोई हो। तो आप इन तीनों चीजों को लेके, फैमिली को, सोशली लाइफ को, फ्रेंड सर्कल में से जो नेगेटिव कमेंट्स आपको मिलते हैं, आप उनको किस तरह से फेस करते हैं, उनको किस तरह से पॉजिटिविटी में चेंज करते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो नेगेटिव कमेंट होती है ना, नेगेटिव कमेंट जो कि पॉपुलेशन में बोले जाते हैं, सबके दरमियान आपको बोले जाते हैं। देखिए, एक होती है तनकीद, एक होती है इस्लाह, ठीक है। अब कई लोग करते तनकीद हैं, कहते हैं हम इस्लाह करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो तनकीद और इस्लाह में सबसे पहले हमें फ़र्क जान लेना चाहिए कि अब जो तनकीद होती है ना, वो सबके दरमियान ओपनली की जाती है, जबकि इस्लाह जो होती है ना, वो हमेशा सेपरेटली की जाती है, अलहदा से की जाती है। तो अगर कोई बंदा ओपन एयर में आके किसी को बात कर रहा है और फिर वो कह रहा है मैं इस्लाह कर रहा हूँ, वो इस्लाह नहीं होती, वो या तो उसकी जेलसी होती है, ठीक है, या फिर तनकीद होती है। तो मैं इसको ओवरकम इस तरह करता हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं तो हमेशा अपने सेशन में, सेमिनार में ये चीज़ बोलता हूँ कि ये जो हेटर्स होते हैं, तनकीद करने वाले होते हैं, ये निशानी होते हैं कि भाई आप वाकई कोई गैर मामूली काम कर रहे हो, वाकई आप कोई गैर मामूली काम कर रहे हो, ये निशानी होते हैं, इस चीज़ की निशानी होते हैं ये, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम इस दुनिया को कभी खुश नहीं कर सकते, कभी भी सारी दुनिया को आप खुश नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया की मिसाल ऐसे है कि आप अगर फ्री बैठे हो तो फिर मसला है, आप अगर काम कर रहे हो फिर मसला है, आप नमाज पढ़ रहे हो फिर भी मसला है, आप नमाज नहीं पढ़ रहे तो फिर भी मसला है। सिर्फ अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को वैल्यूज़ दें जिनको आपके मरने के बाद फ़र्क पड़ेगा, बाकियों को अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर दें। अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में लाना जितनी ज़रूरी है, बुरी चीज़ों को इग्नोर करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। Okay, सर, आई एड वन मोर थिंग इन दिस कि आजकल जो यंग जनरेशन है, उनका मानना ये है कि उनको जो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है वो अपनी फैमिली की तरफ से करनी पड़ती है। फैमिली इज आवर बेसिक लिविंग पर्पस ऑफ लाइफ। तो उस नेगेटिविटी को हमें कैसे फेस करना चाहिए? जो यूथ को लगता है कि नेगेटिविटी है, लेकिन किसी हद तक वो पेरेंट्स की बहुत पॉजिटिव साइड होती है उनको बचाने के लिए जिंदगी। देखिए, इसमें हीरा काफ़ी हद तक तो ये पॉइंट रेज होता है कि पेरेंट्स की तरफ से कभी उन्होंने कभी हमारे पाकिस्तान में जो पेरेंटिंग है, ठीक है ना, उनको लगता है कि माँ बाप बनना सीखना नहीं पड़ता, बच्चे की परवरिश कैसे करनी है ये सीखना नहीं पड़ता। हालांकि ये बाकायदा एक कोर्स होता है, बाकायदा पेरेंटिंग का एक स्कूल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे बच्चों को, नौजवानों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, तो मैं उनको एक ही एडवाइस दूंगा कि अपने वालिदैन को खुद पे बिलीव करना सिखाओ, अपने वालिदैन को ना खुद पे बिलीव करना सिखाओ, ठीक है। आपने कोई ना कोई ऐसी चवली जरूर मारी है कि आज वो आप पर बिलीव नहीं करते, जरूर मारी है, ठीक है। और दूसरा, जिंदगी में कभी मत सोचिएगा कि आपके माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते। इस दुनिया में सिर्फ आपके माँ बाप और आपका उस्ताद, ये दो ऐसी हस्तियां जो कहती हैं कि ये मेरा बच्चा जो है ना वो मुझसे ज्यादा तरक्की करे। दुनिया में और कोई बंदा ऐसा नहीं है जो चाहेगा कि आप मुझसे ज्यादा तरक्की करें, कोई भी नहीं चाहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। एक टाइम पे हमारे जो बहन भाई होते हैं वो एक टाइम पे आके वो हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं। द वर्ड टिपिकल वर्ड ऑफ शरीक जिसको हम कहते हैं, टाइम पे वो हमारे वो बन जाते हैं। बट देयर पेरेंट्स इज ऑलवेज ओवर मोस्ट स्पेशल क्रीचर जो अल्लाह ताला ने हमें भेजी है
जो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है और वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते। ओके सर, वन मोर थिंग कि आपको कितना लगता है कि जो आपकी जर्नी थी, जो आपने स्टार्ट की, उसको आपने सक्सेसफुली काफी हद तक अचीव कर लिया है? आप कितने अपने गोल के करीब पहुंच गए हैं और कितने आपके गोल स्टिल पेंडिंग है? देखिए, मैं समझता हूँ मेरा जो एम है, मेरा एक ही मकसद होगा, एम इज टू एजुकेट, सिविलाइज और प्रोफेशनलाइज। मेरा एक ही एम है कि यूथ को अपने इमोशंस पे काबू करना सिखाऊं, कि अपने इमोशंस पे काबू किस तरह करना है हम लोगों ने। जब आप इमोशन के साथ छेड़छाड़ होती है ना, आपके स्किल एक तरफ रह जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस एक तरफ रह जाता है, आपकी स्टडी। मेरे पास जो केस आते हैं डेली, हैरान रह जाओगे आप लोग सुन के, पीएचडी होल्डर लोग होते हैं जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट की हुई है, ठीक है, और अपने इमोशंस में आके वो लोग आज अपनी जिंदगियां बर्बाद करे हुए हैं। तो मेरा गोल, मुझे लगता है कुछ ही दिन अचीव हो गया था, जिससे मुझे पहले एक बंदे ने कहा था कि यू कैन, आपने मेरी जिंदगी चेंज कर दी है, मेरी जिंदगी बदल दी है। तो मेरी जिंदगी का वो सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन थी मेरी जिंदगी की। और अभी मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मेरी लाइफ में जितने भी लोग ऐसे आए कि जो डिप्रेस हैं या जिनको मेरी हेल्प की जरूरत है, मैं उनकी हेल्प कर सकूं। तो ये गोल कभी खत्म होने वाला नहीं। सर, हमें अपनी जिंदगी में, हर इंसान की लाइफ में गोल्स होते हैं, जैसे आपके गोल्स हैं। हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें? व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए अपनी लाइफ में ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें? सबसे पहली चीज तो ये कि आपने जब गोल अपना बनाना है तो इस टाइम ये आपने ध्यान रखना है कि आप जो गोल सेट कर रहे हो ना, वो आपका पैशन भी होना चाहिए, वो आपका पैशन होना चाहिए, वो आपकी खूबी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज दुनिया में पायलट बनने का पैशन है तो आपने गोल बना लिया मैंने पायलट बनना है, नहीं। आप सबसे पहली चीज जो आप करो वो ये करो कि आपका जो गोल है वो आपका पैशन भी होना चाहिए। देखो कि अल्लाह ने मेरे अंदर वो कौन सी क्वालिटी रखी है जो दूसरे लोगों में नहीं है, या जो मुझ में बहुत ज्यादा बेहतर है, उस पर वर्क करो। दूसरा, गोल बनाते हुए ये चीज ध्यान रखो कि गोल में शॉर्ट टर्म गोल ऐड करो, छोटे छोटे गोल ऐड करो अपनी लाइफ में। एक बड़ा गोल तो बना लिया, मैंने सीएसएस करना है, लेकिन एक ही रात में सीएसएस की सारी किताबें नहीं पढ़ सकते। उसको शॉर्ट टर्म में डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद एक और चीज गोल में ऐड करो, अपना गोल रियलिटी बेस्ड बनाओ। कभी भी ऐसा गोल ना बनाओ कि इस साल मैंने चांद पे चले जाना है, इस साल मार्स पे जाकर जिंदगी बसाना नहीं। अपने गोल में रियलिटी है। काफी हद तक ये भी इशू है कि हम लोग दूसरों की इंस्ट्रक्शंस को बहुत फॉलो करते हैं। हमारे पेरेंट्स चाहते हैं हम डॉक्टर बन जाए, चलें जी हम उस साइड पे चलना शुरू कर देते हैं। हमारा अपना क्या विजन है, हम खुद क्या बनना चाहते हैं, हम खुद इस बारे में नहीं सोचते। तो यहाँ पे भी लेकनेस ऑफ गोल आती है कि जब हम खुद नहीं सोचते तो हम उस गोल को उस तरह से अचीव नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप फोर्सफुली किसी प्रोफेशन को अपना पैशन बनाने की कोशिश करते हो तो सबसे पहली चीज है आप उस प्रोफेशन के साथ नुकसान करते हो। दूसरा, आपने अपना नुकसान किया। तीसरा, आपकी वजह से उस प्रोफेशन को गाली पड़ती है क्योंकि आप उस काम के लिए बने, आप उस काम के लिए पैदा ही नहीं हुए थे। तो और जो लोग दुनिया में ये चीज समझ लेते हैं ना कि हम दुनिया में क्या लेने आए थे, दुनिया आज उनको सुनहरी रूप में याद करती है। जिन्होंने ये दरियाफ्त कर लिया कि मेरा दुनिया में आने का मकसद ये था। सर काइंडली म्यूट योर माइक्स। सर, हमें जब हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हमारी हैबिट्स बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। बहुत सी हमारी हैबिट्स होती हैं जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में और उसके बाद उन गोल्स को अचीव ना करने में कहीं ना कहीं उसका अमल दखल होता है। तो हमारी ऐसी कौन सी हैबिट्स होती हैं, ऐसी कौन सी चीजें हमें क्रिएट करनी चाहिए एज अ हैबिट्स जो हमें अपने गोल को, अपनी मोटिवेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करें? देखिए, आपकी जो हैबिट्स होती है ना वही आपका फ्यूचर बनाती है। आपकी जो आदतें होती है ना वही आपका फ्यूचर बनाती हैं। 2 से 3 हैबिट्स हैं जो आज हर नौजवान के अंदर होनी चाहिए, हर नौजवान के अंदर होनी चाहिए। नंबर 1, जल्दी उठना और जल्दी सोना। सुनने में ये बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट, रियल साइकोलॉजी का स्टूडेंट हमें सुन रहा है तो वो मेरी इस बात को अच्छे तरीके से फॉलो करेगा। जल्दी सोना और जल्दी उठना ये बहुत जरूरी है सबसे पहले कामयाबी के लिए। दूसरा स्टेप कामयाबी के लिए रीडिंग, ठीक है, पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो।
कामयाब लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ो, रीड करो उनकी ज़िंदगियों को, कौन-कौन सी ठोकरें खाई हैं द उन्होंने, उनकी जो ज़िंदगी को रीड पहली करो। वही आई थी उसका मफ़हूम भी था पढ़ो। So that is the डेफ़िनिटली, reading point, or read बिल्कुल, others' life stories or read your own life is the first priority of our life. बिल्कुल। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल एक देना चाहूँगा, जैसे आप अपने मोबाइल को डेली चार्ज करते हो ना, इस तरह खुद को भी चार्ज करो। आपकी चार्जिंग क्या है? रीडिंग। आपकी चार्जिंग है पढ़ना, रीडिंग, मुताला करना, ये आपकी हैबिट है। और नंबर 3 अपनी ज़िंदगी में ये आदत आज से ही ऐड कर लो और अपने माइंड में ये चीज़ फिट कर लो कि अल्लाह कभी भी किसी भी इंसान की मेहनत ज़ाया नहीं करता। कभी भी Exactly. अल्लाह किसी भी इंसान की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। Exactly. अच्छा सर, एक चीज यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा है कि हम दूसरों को मुतासिर बहुत करना चाहते हैं कि वो इंसान हमसे कहीं ना कहीं इंस्पायर हो जाए, वो हमसे इंस्पायर हो जाए। तो ऐसी कौन सी खूबियों का होना एक इंसान में जरूरी है कि वो दूसरों को मुतासिर कर सके या वो खुद मुतासिर हो सके किसी चीज को, किसी गोल को या किसी भी पर्पस ऑफ लाइफ को अचीव करने के लिए? Sir, can you hear me? सर आपका माइक म्यूट हो गया है। जी, आप आवाज़ आ रही है? सर आपको मेरी आवाज? जी, जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, मुझे आ रही है। तो बात सर हो रही आपने थी। मेरा क्वेश्चन सुना था? मैं क्या बोलूं? जी, जी, मैंने आपका क्वेश्चन सुना था। अगर आप चाहते हैं कि आप एक मुतासिरकुन शख्सियत बन जाएँ, एक पर्सनैलिटी बन जाएँ जो दूसरों को मुतासिर कर सके, तो सबसे बड़ा स्किल अपनी लाइफ में ऐड कर लें, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। एक अच्छे कम्युनिकेटर को एक अच्छे फेस की ज़रूरत नहीं होती। एक अच्छे कम्युनिकेटर को एक अच्छी हाइट की ज़रूरत नहीं होती। एक अच्छे कम्युनिकेटर को एक अच्छी गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं ना, आप हर जगह पे फिट हो जाओगे। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, किस जगह पे कौन-सी बात करनी है, ये हर बंदे को पता नहीं होता। बिल्कुल किस जगह पे किस बात का जवाब देना है, ये भी हर बंदे को नहीं पता होता। अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करें, दुनिया आपसे मुतासिर होगी। एग्जैक्टली। सर, इसके साथ ही हम आपकी फाउंडेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी फाउंडेशन है जो काशिफ अली शाह के नाम से एक फाउंडेशन आपने बनाई थी। आप उस जर्नी को जरा हमसे डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि वो आपने क्या सोचा, उसको काशिफ अली शाह फाउंडेशन बनाने के बारे में आपने क्यों सोचा, उसकी जर्नी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और आज वो एक माशरे में यूथ को प्रमोट कर रही है, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। उसमें ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो उसको बाकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से या फाउंडेशन से डिफरेंशिएट करती है? काशिफ अली शाह फाउंडेशन का हीरा मेन मकसद, बेसिक मकसद ये है। सर हमारा सेशन एक्सपायर हो गया था। हम बात कर रहे थे कि आपने अपनी जर्नी एज अ काशिफ अली फाउंडेशन कैसे स्टार्ट की, थोड़ा सा आप उसके बारे में हमें प्लीज बताइएगा। जी, काशिफ अली शाह फाउंडेशन का हीरा ये आज में तरीके के साथ एक चीज जिसको दियत कहते हैं, जिसको स्किल्स कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सर आपकी वॉइस में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है। जी, तो हीरा मैं बता रहा था कि काशिफ अली शाह फाउंडेशन एक नो प्रॉफिट और नो लॉस फाउंडेशन है। यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं या रिलेशनशिप केसेस होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। सेमिनार का इनेकाद किया जाता है डिफरेंट सिटीज़ में, ऑनलाइन सेशन किए जाते हैं जैसा कि आज आप लोगों के प्लेटफॉर्म के साथ सेशन है। इस फाउंडेशन को बनाने में बहुत सारे मसले मसाइल का सामना तो करना पड़ा क्योंकि बिना फंडिंग के ये काम नहीं होते। इसमें हमारे दोस्त हैं मुजम्मल मुस्तफ़ा जो कि हमारी फाउंडेशन के मैनेजर हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। कुछ अच्छे दोस्त थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की और आज काशिफ अली शाह फाउंडेशन आवाज़ नहीं आ रही। 10,000 से ज़्यादा लोगों को सेमिनार और सेशन दे चुकी है ऑफलाइन, फिजिकल, ठीक है, और ऑनलाइन इनकी तादाद काउंट नहीं की जाती। ऑलराइट। सर आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ आर्मी है इज जस्ट इन मूवीज और इन ड्रामाज और इन जस्ट नॉवल। इन रियल लाइफ वी नीड अ टीम, वी नीड नॉट आर्मी, वी नीड अ टीम। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट था टीम का और आर्मी में जो आपने डिफरेंशिएट किया, काइंडली आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई वी नीड टीम एंड व्हाई वी डोंट नीड आर्मी। आर्मी और टीम में क्या डिफरेंस था आपके माइंड के अकॉर्डिंग? बात इस तरह से हीरा कि सर वॉइस नहीं आ रही।
जब मूवीज देखते हैं, हम जब कोई हाँ ड्रामा जी, देखते हैं, बिल्कुल। जी, जी। ठीक है, हम लोग जब मूवी ड्रामा देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा होता है और वो सारे बंदों को क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है सारे बंदों के साथ, सारे हालातों के साथ, अकेला बंदा। दिस इज लाइक वन मैन आर्मी। तो रियल लाइफ में वन मैन आर्मी का कंसेप्ट नहीं है। जहाँ पे आपको कामयाब होने के लिए रिश्ते भी चाहिए, रिलेशन भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए। यहाँ पे आपको टीम चाहिए अगर आपको बड़े लेवल पे कामयाब होना। वन मैन नहीं चलेगा यहाँ पे। तो बिल्कुल, आपका एक अच्छा रिलेशन, आपका एक अच्छा इखलाक, आपका सबको लेके चलना, ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। सर, सो आई वांट टू नो अबाउट योर टीम। काशिफ अली शाह की टीम क्या है? काशिफ अली शाह की टीम आप भी मेरी टीम है। आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो सारे मेरी टीम का हिस्सा हैं। आज हमारी सोशल मीडिया की जो ऑडियंस है वो 10 मिलियन से ज़्यादा है, वो सारी हमारी टीम है। ऑफिशियली हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं वो माशाल्लाह थोड़ा-सा पॉलिटिकल आंसर नहीं हो गया? व्हाट आर दीज़ योर बेसिक टीम? आपकी बेसिक टीम क्या थी जिसने आपको इतना मोटिवेट किया, जिसने ने आपको ऐसा इंस्पायर किया कि आज आपने अपनी एक अलग फाउंडेशन बना ली है और आपको 10,000 से ज़्यादा लोग इस वक़्त जानते हैं? ऐसा क्या आपकी टीम के ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने आपको, फिर वही बात जो आप ज़मीन से हम आसमान पे गए तो कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, तो वो टीम क्या है आप? वो टीम हमारे मेंबर्स, कुछ तो उनमें मेरे स्टूडेंट थे, ठीक है, मेरे स्टूडेंट अभी भी हैं कुछ तो, ठीक है, कुछ हमारे साथ दोस्त थे जिनका मैं नाम भी मेंशन करना चाहूँगा। मुजम्मल मुस्तफ़ा, उस्मान मलिक, मिस आमना, सर अदनान साहब, ठीक है, कारी वसीम साहब। तो ये वो लोग थे और वो लोग आज भी हैं कि जिन्होंने मुझे ज़मीन से उठाया और मेरे शाना बशाना चले। आज शायद कैमरे के आगे तो आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, लेकिन हमारे इतने विजुअल कॉन्टैक्ट में, इतनी 10 मिलियन की ऑडियंस में, इतने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वो सारे लोग साथ में एंगेज, और उनके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं था। ऑलराइट। सर, आप अपने पास्ट को जब इस टाइम पे आप एक एज अ पर्सनैलिटी जाने जाते हैं, जब आप बैक व्यू करते हैं अपने पास्ट का, तो आप कैसा अपना पास्ट देखते हैं और कैसा अपना फ्यूचर देखते हैं? अपने पास्ट को और फ्यूचर को आप देखते हैं तो कैसी फीलिंग्स आती हैं आपको? सबसे पहली फीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह आती है, अल्लाह का शुक्र है। सबसे बड़ी फीलिंग आती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जब भी इंसान अपने, कोई भी इंसान अपने पास में देखेगा ना और आज अपने हाल को देखेगा, रियल मीनिंग, रियल आंखें खोल के देखेगा कि अल्लाह ने इसको क्या था और क्या बना दिया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहेगा। और अगर किसी को आज चोटें भी लगी हैं, वो किसी मुकाम पे नहीं है, फिर भी उनके पीछे भी कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तो मुझे तो अल्लाह ने इतना नाम अता किया, सब कुछ अता किया, तो मैं तो अपने पास को देख के सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। फ्यूचर के लिए सिर्फ एक ही दुआ होती है कि अल्लाह कभी भी मुझ में या मेरी टीम के किसी भी मेंबर में कभी गरूर पैदा ना करे, कभी एरोगेंट पैदा ना करे, क्योंकि ये चीज़ मेरे खुदा को पसंद है। सर, आई वांट टू ऐड वन थिंग कि जो लोग अपनी पास्ट की गलतियों से सीखते हैं वो ही अपना प्रेजेंट और फ्यूचर बेहतर करते हैं। हर इंसान अपने पास्ट की गलतियों से नहीं सीखता। और सर, वन मोर थिंग कि हर इंसान की जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है कि वो मायूस होता है, वो डिप्रेशन में जाता है, उसको स्ट्रेस होता है और वो खुद को अलोन फील करता है और उसको एक कंपनी चाहिए होती है, एक पर्सन की, कि वो उससे बात करे और अपना दिल का जितना भी गुबार है वो निकाले। तो उस टाइम पे उसको कुछ हौसला अफजाई के वर्ड्स चाहिए होते हैं। वो कौन से वर्ड्स हैं, वो कौन सी लाइंस हैं जो बीइंग अ पर्सन, नॉट बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ पर्सन हम किसी को दे सकते हैं? उसको उस एक वर्ड से या उस एक लाइन से हम उसका सारा स्ट्रेस खत्म कर सकते हैं। वो कौन सी 2-3 लाइंस होंगी जो हम उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए या उसको स्ट्रेस में से निकालने के लिए हेल्पफुल होंगे? सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी मोटिवेशन हमारे लिए हमारा कुरान पाक है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी, हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, ठीक है। फिर मेरा अल्लाह फरमाता है कि देयर इज समथिंग दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ एंड देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू गिव टू यू। कुछ वो चीज़ें हैं जो तुम अपने लिए मांगते हो एंड कुछ वो चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें देनी है। एंड इफ यू ट्राई टू चेंज माई डेस्टिनी, अगर तुम मेरी किस्मत को बदलना चाहते हो विद योर एफर्ट्स, विद योर विल, with your ambitions, with your running, अगर तुम अपनी दौड़ के साथ मेरी किस्मत को बदलना चाहते हो ना, you can be destroyed but nothing will happen. आप तबाह हो जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। But if you say Allah, I am satisfied with your will, Allah, I am satisfied with your तकदीर, Allah, I am satisfied with your फैसला, तो फिर अल्लाह आपको वो सब दे देगा जो आपको चाहिए होता है।
सब आप जब उस इंसान को इस आयत से वाकिफ करवाओगे ना कि जिस चीज के लिए तुम रो रहे हो ना, तो मेरे खुदा ने तुम्हें इसका एक फार्मूला दे दिया है कि तुमने उस चीज पे राजी होना है जो मेरा खुदा तुम्हें दे रहा है, तो फिर अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश कर देगा। और फिर भी अगर जिंदगी में कभी थक जाओ तो कभी मायूस ना होना, खुदा से गुफ्तगू करना, अदब की जस्तजू करना। ये अक्सर हो भी जाता है कि बंदा खो भी जाता है, मुकद्दर को बुरा जानोगे तो ये सो भी जाता है। अगर तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला रखो, जिसे खालिक समझते हो उससे राबता रखो, तो मैं ये दावे से कहता हूँ तुम कभी नाकाम नहीं हो। वहाँ इंसाफ की चक्की जरा धीरे चलती है, मगर चक्की के बाटों में बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज्यादा है। नीयत तुलती है पलड़ों में, अमल नापे नहीं जाते। तो वहाँ जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं जाते। हाँ, थोड़ी सी देर लगती है पर वो दे के रहता है। जबरदस्त सर। इसके साथ ही अल्लाह ताला सूरत अल कसस में भी फरमाते हैं कि दुनिया में अपना नसीब लेना ना भूलना। दैट मीन दैट कि हमें अल्लाह ताला ने हमारा नसीब दुनिया में भेजा है, हमें उसके लिए एफर्ट करनी है। हम उस तरह से एफर्ट नहीं करते और हम हर चीज का ब्लेम कहीं ना कहीं अपनी किस्मत पे, अपने नसीब पे फेंकते रहते हैं, अल्लाह से शिकवे करते रहते हैं कि आपने हमें ये नहीं दिया और ये नहीं किया, जबकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि दुनिया में अपना नसीब ढूंढो, तलाश करो। तो दिस इज नॉट अबाउट कि हम सिर्फ शिकवे करें, हमें खुद भी मेहनत करनी है। सर, इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइटल ऑफ दिस बुक इज मोहब्बत के धोखे और जीने के तरीके। तो काइंडली सर आप अपनी इस बुक के बारे में हमें बताएंगे कि आपने इसका जो टाइटल रखा मोहब्बत के धोखे, व्हाई दिस टाइटल मोहब्बत के धोखे? इस बुक में आपके क्या है ऐसी चीजें जो एक यंग जनरेशन को वो बुक पढ़नी चाहिए और यंग जनरेशन को लाइफ चेंज करने में वो हेल्पफुल हो सकती है? देखिए हीरा, आज आप गूगल के स्टैट उठा के देख लें, अपने इर्द गिर्द उठा के देख लें, कोई भी चीज़, हर कोई, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, आपको इमोशन का मारा मिलेगा। आपको आज हर, चाहे वो 14 साल का बच्चा है, चाहे वो 19, और जो यंगस्टर है यही हमारी माशियत है। कल को जो यंगस्टर्स हैं यही हमारा फ्यूचर है। 14 साल, 15 साल, 21 साल, 22 साल, 23, 24, 25 के आपके गोल्डन पीरियड्स हैं, जहाँ पे आप एक लावा होते हो। गोल्डन पीरियड है जहाँ पे आप एक लावा होते हो, ठीक है। और ये जो लावा है ये आप बर्बाद कर देते हो, ठीक है, अपने इमोशंस में आके। तो उसके अलावा मेरे पास जितने भी केस स्टडी थे, ठीक है, उनमें ज़्यादातर जो 95% केसेस थे वो इमोशन, रिलेशनशिप के ऊपर बेस करते थे। तो इन सब चीज़ों का जो पैसे लेके हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। जी सर, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ इसमें। रिलेशनशिप इज द, जो हमारा आजकल जनरेशन में एक कॉन्सेप्ट है, जब हम रिलेशंस की बात करते हैं या रिलेशनशिप की बात करते हैं, कि हम लोगों को लगता है कि एक लड़का और एक लड़की का ही रिलेशन है, दैट गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड रिलेशन। हम बाकी जो हमारे रिलेशन है, जो हमारे फैमिली के साथ हैं या जो हमारे बाकी रिलेशन हैं, हम उनके साथ नहीं चलते या उनको हम रिलेशन एज ए कंसीडर नहीं करते। तो आपने अपनी बुक में कौन से रिलेशन को एक्सप्लेन किया? एवरी टाइप ऑफ रिलेशन, चाहे वो आपका खूनी रिश्ता है और एवरी टाइप ऑफ रिलेशन। लेकिन रिलेशनशिप की आगे जो टाइप्स हैं, इनमें मेरा ज़्यादा जो पुल अप होता है वो अपने दीन और अपनी शरीयत के साथ। जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी जी, तो हमारी जो बुक है उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है वो जो आज हराम रिश्ते बन गए हैं, ऐसे रिश्ते जो शरीयत के भी खिलाफ हैं और माशरे के भी खिलाफ हैं, उनको ख़त्म करना, उनसे कैसे बचना, क्योंकि इलाज से एहतियात बेहतर होती है, ठीक है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल राइटर फॉर्म की जानिब से 2021 की बेस्ट बुक इनको अनाउंस किया गया। ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात थी और पूरी दुनिया में आज इस बुक को फैला दिया गया। अभी PDF में इसकी फॉर्म इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। सर, हम चाहेंगे कि आप एज अ PDF फाइल हम हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम उसको अपने प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करें और यूथ की उसमें हेल्प हो सके। सर, आप इसमें फर्दर मुझे बताएंगे कि जो आपकी बुक थी उसमें यूथ के लिए ऐसे कौन से मैसेजेस हैं कि बुक को जरूर पढ़ना चाहिए? There's a lot of book in our market, तो ऐसा आपकी बुक में क्या है जो हमारी यूथ को लाजमी वो चीज पढ़नी चाहिए? मैं समझता हूँ कि आज यूथ के तकरीबन अंदर के जितने भी मसाइल, अंदर की जितनी भी
अंदर के जितने भी यूथ के जितनी भी अंदर की बीमारी है ना, उनका इलाज इस बुक में मौजूद है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, इस बुक में इमोशन मैनेजमेंट आपको सिखाई जाती है। इस बुक में आपको ब्रेकअप केसेस, रिलेशनशिप केसेस, और इस बुक के 2 हिस्से हैं, फर्स्ट मोहब्बत के धोखे और दूसरा जीने का तरीका। और एवरी एज ऑफ ग्रुप, ठीक है, हर एज का बंदा इसको रीड कर सकता है और रीड कर रहा है। हर एज के लिए ये बुक है, हर इंसान पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें दोनों चीजों को एलेबोरेट किया गया है, जो यूथ एंड द 30s आफ्टर पर्संस भी जीने के तरीके उसमें मौजूद है। सर, वन मैसेज फ्रॉम योर साइड टू अवर यूथ और अवर लिसनर जो इस वक्त मौजूद हैं, जितने भी हमारे साथ हमारे मेंबर्स मौजूद हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज कि जो उनकी लाइफ चेंजिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। हमेशा मैं ये बात करता हूँ हर सेशन में कि हमेशा याद रखें, इस दुनिया में आपके लिए सबसे बड़ी थपकी, आपके लिए सबसे बड़ा दिलासा, आपके लिए सबसे बड़ा थप्पड़ और आपके लिए सबसे बड़ी ताली आप खुद हो, इसके अलावा कोई नहीं। हमेशा इस चीज़ को याद रखिए। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया और आपने इंसाइटफुल मेंटोर को टाइम दिया और हमारे मेंबर्स को टाइम दिया। I would like to take some question from a member side. Kindly raise your hand so we can take your questions और सर ताकि उनको आंसर कर सकें। Yes, ma'am, I have many questions. Yes, you can ask a question. Ma'am, firstly, I have joined the meeting lately, so I am new here. So, would you mind to tell me, like, what topic you are discussing about? We talk about inspiring each other. हर इंसान में एक स्पार्क होता है जो वो दूसरों के लिए हेल्पफुल होता है। This is not about Sir Kashif Ali, this is not about me, and this is not about our director. कोई ना कोई एक स्पार्क होता है जो कहीं ना कहीं उसको दूसरों से अलग करता है। बस उस स्पार्क को हमें ढूंढने की जरूरत होती है। We talk about this thing कि हम एक दूसरे को किस तरह से इंस्पायर कर सकते हैं, किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। हमारी ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी कोशिशें हैं जो हम दूसरों के लिए बेहतर जिंदगी प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में कोई कमी रह गई है तो। जी मैम, लेकिन ये एक बात ये भी है कि अगर आप में स्पार्क नहीं है, अगर आप में वो जोश और जज्बा नहीं है, तो ये भी आपको दूसरों से अलग ही कर रहा है, तो ये भी एक यूनिक चीज नहीं होगी दूसरों के लिए। हर इंसान में स्पार्क होता है, बस हमारे जो सोर्सेज होते हैं स्पार्क के वो कुछ गलत होते हैं जो हमें सही से गाइड नहीं कर सकते। सर, आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे जो सर ने क्वेश्चन किया है कि अगर स्पार्क ना हो तो हम क्या करें? अगर एक बंदा स्मार्ट नहीं है लेकिन वो स्लो वर्क करता है, मेहनती है, तो वो प्रोग्रेस कर ही सकता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इनका, मेरे भाई का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हर इंसान में कहीं ना कहीं स्पार्क मौजूद होता है, इसमें कोई शक नहीं है। खूबियाँ हर इंसान में मौजूद होती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझाई जाती है हमें कि इंसान और मशीन में से कौन बेहतर है, तो हमारा जवाब होता है कि इंसान बेहतर है। इंसान बेहतर इस तरह से होता है कि मशीन को, मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात सुनिए ना। सर एक मिनट मेरी। जी, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, आप कहिए। जी जी। इंसान बेहतर इस तरह होता है कि आपने मशीन को जिस काम के लिए डिजाइन करा है ना, मशीन को आपने जिस काम के लिए डिजाइन करा है, मशीन सिर्फ वही काम, मशीन उससे अलग काम नहीं कर सकती। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और इंसान को ये चीज़ अता की गई है कि इंसान जिस माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करता है, इंसान उस माहौल में ढल सकता है खुद पे मेहनत करके। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन था कि हर इंसान में स्पार्क मौजूद होता है, बिल्कुल मौजूद होता है, लेकिन जिंदगी को टर्न करने के लिए ना, जिंदगी को बदलने के लिए किसी का एक लफ्ज ही काफ़ी होता है, किसी को कोई एक स्टोरी ही काफ़ी होती है। कोई भी रात को उठ के सो के सुबह उठता है तो वो उसकी लाइफ चेंज नहीं हो पाती, लेकिन कभी कभी कोई वाकया होता है, कभी कभी कोई हादसा हो जाता है कि इंसान की जिंदगी बदल जाती है। जी सर, मैंने सिर्फ आपसे ये कहना था कि मशीन मिसाल के लिए किसी भी काम के लिए डिज़ाइन करते हैं आप,
वो फ्लॉलेस जी। होगी, वो परफेक्शन होगी उस काम में कोई जी। गलती नहीं होगी। अगर मिसाल के तौर पे काउंटिंग कर रहे हैं आप, अगर मैं काउंटिंग कर रहा हूँ तो मैं काउंटिंग में गलती कर सकता हूँ, मैं जितना मर्जी परफेक्ट हूँ इसमें, लेकिन कैलकुलेटर जो है ना वो कभी भी इसमें कोई मिस्टेक शो नहीं करेगा। मशीन परफेक्ट होगी इस लिहाज से, लेकिन मुझ में कुछ ना कुछ फॉल्ट बाकी रह जाएंगे, तो जिसको मैं, जो आपको पता है कि वो किसी ना किसी तरह कैसे गलती हो जाएगी। तो मशीन जो होगी वो तो फिर फ्लॉलेस होगी, तो इंसान में तो फिर गलतियां कर दी उसी फील्ड में और उसी सब्जेक्ट में। तो सर इसके बारे में आप क्या कहें? आपने बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं किया। मैंने आपको कहा है कि मशीन को आपने जिस काम के लिए बनाया है ना, मशीन जस्ट वही काम करेगी। आपका कैलकुलेटर सिर्फ हिसाब ही कर सकता है, आपका कैलकुलेटर किसी के आंसू साफ नहीं कर सकता। आपका जो कैलकुलेटर है वो सिर्फ हिसाब ही कर सकता है। आपका कैलकुलेटर कभी किसी को स्माइल नहीं दे सकता, कभी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। लेकिन जो इंसान है ना, वो चलो हिसाब में गलती कर लेगा, इंसान परफेक्ट नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि इंसान परफेक्ट है, बेहतर और परफेक्ट में फर्क होता है। इंसान वर्सटाइल है, इंसान बहुत सारे काम कर सकता है। एग्जैक्टली। इसके साथ ही हम आगे चलेंगे। ये हमारे साथ हसीब सर हैं, हम उनका क्वेश्चन लेना चाहेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने पहले, एक तो ये थी कि अभी आप कह रहे थे कि जो है इंसान वर्सटाइल है, तो आपने अपने लेक्चर में कहा था कि जो इंसान है उसको सिर्फ वही अपना प्रोफेशन जो है करना चाहिए कि जिसमें वो बेस्ट है, जो एक ही काम करना चाहिए जो उसका पैशन भी है, ठीक है। तो इसलिए तो इंसान को सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, वो किसी और फील्ड में जो है उसे नहीं जाना चाहिए। दूसरी एक बात ये थी कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने कहा था कि इंसान जो है हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। तो मेरा सवाल ये था कि इमोशन में कंट्रोल करने और उनको मारने में क्या फ़र्क है, और अगर हम इमोशंस को कंट्रोल ही कर लेते हैं, क्योंकि इस लाइन को बहुत से लोग समझ नहीं पाते, ये जो छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में, तो अगर हम इसको कंट्रोल करते हैं तो फिर इंसानों को तो एक चीज़ ही जानवरों से अलग करती है, वो उनकी इमोशंस जो होते हैं। अगर हम इसको भी कंट्रोल करेंगे तो फिर हम में और हैवानों में फ़र्क क्या रहेगा? इमोशन जानवरों में भी होते हैं, इंसानों को जो जानवरों से सर ने आंसर करना था। जी सर आंसर करेंगे, बट द पॉइंट इज दिस कि जो डिफरेंशिएट हमें कर रही है वो हमारी अकल की बुनियाद पे कर रही है। फर्दर सर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सर किस नजर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखें, आज से जब 19th सेंचुरी में ना सबसे बड़ी जहानत समझा जाता था आईक्यू को जहानत मापने का एक आला समझा जाता था। उसके बाद हमें पता लगा कि जहानत सिर्फ आईक्यू ही नहीं होती, और भी बहुत सारी जहानतें होती हैं। फिर इसमें एक जहानत ऐड हुई, इमोशनल इंटेलिजेंस, EI, इमोशनल इंटेलिजेंस। आज अगर आप कामयाब लोगों को पढ़ते हो ना, तो कामयाब लोगों की आपको लिस्ट में ना कुछ खसूसियात मिलेंगी, जिसपे आपको तीसरे नंबर पे जो खसूसियात मिलेगी ना, वो इमोशनल इंटेलिजेंस मिलेगी, कि वो लोग इमोशनली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आज आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं ना कर पाते, तो आप कोई काम नहीं कर सकोगे, ना दीनी लिहाज से ना ही दुनियावी लिहाज से। आपके साथ जब कुछ गलत होता है, क्या होता है, आपके इमोशन के साथ ही खेला जाता है। आपको पता ही नहीं है कि गुस्सा करना कहाँ जायज है। गुस्सा करना नाजायज है, लेकिन किसी जगह पे जायज भी है। हमें नहीं पता कहाँ पे रोना है, कहाँ पे नहीं रोना, ये इमोशन है। हमें नहीं पता कहाँ पे स्माइल करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, ये इमोशन है। इमोशन कंट्रोल करने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि किस जगह पे आपने कैसा बिहेव करके दिखाना। तो ये जो इंसानों और जानवरों में जो मेन डिफरेंस है, जैसा कि हीरा ने एक्सप्लेन किया, वो शऊर का है, वो अकल की बुनियाद पे है। इमोशन हर जानदार चीज में पाया जाता है। We will take one more participant question from Sara side. Sara, can you open your mic? Yes, ma'am. Yes, please ask. इन सब बातों को जानने के बावजूद भी अगर इंसान मतलब ये कि अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए कुछ टिप्स, जो फौरन अगर हाइपर हो जाता है और सब कुछ जानता भी है कि ये गलत है, तो फिर कुछ टिप्स अगर सर हमें कुछ दे दें। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। गुस्सा कहते हैं कि वासिफ साहब फरमाते हैं कि गुस्सा एक ऐसा शेर होता है जो आपके मुस्तकबिल को ना भेड़िया बना के खा जाता है। गुस्सा जो होता है, मैं एक छोटी सी टिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा गुस्से के रिलेटेड। इंसान को गुस्सा तब आता है कि उसकी मर्जी के ना खिलाफ कोई काम होता है। जब भी उसकी मर्जी के कोई अपोजिट काम होता है तो इंसान को गुस्सा आता है। तो आपने जस्ट ये करना है कि आज से अपने माइंड को एक चीज समझानी है कि मैंने रीजन जाने बगैर गुस्सा नहीं करना। मैंने कभी भी वजह मालूम किए बगैर गुस्सा नहीं करना। वजह मालूम होने के बाद गुस्सा करना, अच्छा रज के गुस्सा करना।
फॉर एग्जाम्पल आपने अपने दोस्त को टाइम दिया था कि सुबह 8 बजे हमने कॉलेज के लिए इकट्ठे जाना है, आपके दोस्त जो है वो आधा घंटा लेट हो गई, आपने उस पर गुस्सा कर दिया, लेकिन अभी आपने अपने माइंड को समझाया कि मैंने पहले वजह पूछनी है फिर उसके बाद गुस्सा करना है। जब आप वजह पूछोगे ना तो ये मेरी गारंटी है 90% मौकों के ऊपर, इंसिडेंट्स के ऊपर आपको गुस्सा नहीं आएगा जब आप वजह जानते हो। Sir, thank you so much for your time and for your participation in this